दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर लेखपाल का मॉडल पेपर नंबर 3 सोल्व करने वाले हैं और ये क्लास हमारी शाम को 6 बजे आपको चलेगी। जैसे कि पहले से आपका टाइम निर्धारित था, क्योंकि 5 बजे जो आपका है वो सर्वर की समस्या होती है। इस वजह से ये क्लास आपकी जो शाम को 6 बजे निर्धारित है, शाम 6 बजे मिलेगी। कभी आपकी लाइव क्लास होगी, अगर दिक्कत होती है तो आपकी प्रीमियर क्लास आपको मिलेगा, यानी रिकॉर्डेड क्लास होगा जिसको प्रीमियर के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करें, टाइम को कम बर्बाद करें, चाहे वो आपकी लाइव क्लास हो चाहे रिकॉर्डेड क्लास हो, ज्ञान तो आपको पूरा ही मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल पेपर नंबर तीसरा हम लोग सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। तो हमने कहा सर जी, सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाए तो पहला पॉइंट दिया है कि सिंध लोग जो थे कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। आप कहेंगे सर जो बात दी है बिल्कुल सत्य दिया गया है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे इन्होंने कपास का उत्पादन सबसे पहले किया था, इसीलिए इसको सिंडन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सर जी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो है और यह अन्य कई जगह से सूती वस्तुओं के जो रेशम से बनी चीजें की पता चलता है, तो इससे लगता है कि नहीं कपास की खेती यहीं से आपकी प्रारंभ हुई है। ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि इनमें से क्या है। तो याद रखना है, दिल्ली में जो अलाउद्दीन खिलजी थे इनकी जो शासनकाल है स्टार्ट होता है आपके 1296 से लेके 1300 आपकी 16, यानी 20 साल तक ये आपका शासन करता है। स्टार्टिंग में 10 साल आपकी लड़ाइयों में यानी युद्ध वगैरह हो रहे थे उनसे किया, और लास्ट के 10 साल अपनी योजनाओं को बदलते बदलते यहाँ पर इस प्रकार से इनका जीवन खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है कि इनमें से कौन सा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो हमने कहा हड़प नीति जो आपका देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी था, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जो कि इसका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक इसका चलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया सबसे पहले किसने दिया था, तो आप कहेंगे सर दादा भाई नौरोजी ने दिया था, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। यानी उन्होंने देखा जाए तो धन निष्कासन में उनके माध्यम से जो आपकी बुराई है यानी बुराइयों की बुराई यानी एविल ऑफ एल्ड्रिन ये कहा था। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये कौन सा आंदोलन था बंगाल में, तो आप कहेंगे सर ये बंगाल में स्वदेशी आंदोलन था, यानी बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता आपकी नहीं है। हमने कहा आपका भारतीय संविधान जो है ना ये अर्धसंघीय रचना है, शक्तियों का वितरण भी है, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन दिया गया है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। हमने कहा न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, ये किसी के अंदर में या किसी के दबाव से नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे सर इसका हो जाएगा प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 7 और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है, यानी जो आपका शब्द लिया गया है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रांस के क्रांति से, यानी फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत आपकी रखी गई है। तो हमने कहा पंचायती राज व्यवस्था जो आपकी है याद रखना है ये जो आती है राज्य के निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल नंबर कौन सा होता है, आर्टिकल नंबर आपकी 40 में इसका प्रावधान आपका है, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है, सही ढंग से मेल खाता है। तो हमने कहा नेबुलर परिकल्पना दिया है आर्किमिडीज ने, तो आप कहेंगे सर ये गलत दिया गया है, क्योंकि नेबुलर की जो परिकल्पना है ये दिया है पियरे साइमन ने, है ना। तो आप कहेंगे सर ये तो आपका गलत हो गया है। यहाँ पर दिया है ज्वरी हाइपोथीसिस, ये जो दिया है आपके जेफरी ने और जीन्स ने, ये आपका सही है, यानी ज्वारी जो आपकी हाइपोथीसिस है ये जेम्स जीन्स है और हैराल्ड जेफरी ने दिया है। आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। वहीं पर जो आपका गैसी आपका है, ये गैसी आपको जो दिया था वो दिया था आपके एमुअल आपके थे एडेनबर्ग, उन्होंने दिया था। वहीं पर ग्रही जो आपका दिया है ग्रही, ये जो आपके थे चेम्बरलिन थे, ये थोड़ा नया बिल्कुल आपके लिए है, तो इसका आंसर आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा गया और हमने आपको बताया था कि सर ये आपका माजुली है ना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि आपके असम में है, और ब्रह्मपुत्र नदी में आपको है, इसको भी आपको याद रख लेना है।
यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी इसे बोलते हैं डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। तो डीप इकोलॉजी जो आपका है इसका सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो अर्नीज नेस ने किया था। किसने किया था? अर्नीज नेस ने किया था। यानी आपका आंसर क्या होगा? डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राइक्लोरो एथेन यानी इसको बोलते हैं DDT, ये आपका है क्या? तो साहब याद रखना ये जो आपका है ना वो है अजैविकी घटनी, जो आपके कह सकते हैं अजैविक घटनी प्रदूषक आपके हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये एक अजैविक घटने जो आपका है घटनी ये प्रदूषण है, यानी अवघटित नहीं होता है। यानी ये अवघटित नहीं होती कि कोई ऐसी चीज होती है एक बार जैसे आप मान लो कोई जैसे गोबर हो गया तो गोबर का मिट्टी में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ये जो आपका होता है इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव हैं जो समूह की सर्वाधिक जैव विविधता आपकी होती है। यानी कौन से जीव की जो समूह में सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। तो ये जैव विविधता मिलती है आपके जो कवक वगैरह होते हैं। यानी हमने कहा सर जी जो आपकी कवक होते हैं ना ये बहुत प्रजातियों में है, इनमें इनकी प्रजातियां आपको हर जगह मिलेंगी और कई प्रकार की प्रजातियां मिल जाएंगी। तो जहां पर आपकी जैव विविधता होती है, कोई जंगल वगैरह होती है तो वहां पर कवक जरूर होते हैं। तो यहां पर कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, कवक आपके सर्वाधिक जैव विविधता होते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हरित ग्रह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। हमने कहा सर जी हरित ग्रह प्रभाव यानी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से देखा जाए सर जी क्या क्या समस्या है, तो हमने कहा सर जी दिया गया पहला पॉइंट कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात दी गई है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड इसकी सांद्रता बढ़ जाती है ग्लोबल वार्मिंग से, है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सर फर्स्ट नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। और हमने कहा था ग्रीन हाउस गैसों की अगर बात करते हैं तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन गैस हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जलवाष्प हो गया, ओजोन हो गया, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ग्रीन हाउस है कौन सी नहीं है। अब कभी कभी ये होता है कौन सी नहीं है तो आपकी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, आर्गन, ये कुछ आपकी ऐसे गैसें हैं जो आपकी कह सकते हैं ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती हैं। बाकी सबसे ज्यादा पूछा जाए तो आपकी ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो, जलवाष्प, ओजोन, ये आपके होते हैं जो कि आपके कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग होती है यानी ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका था। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो हमने बताया था बुंदेलखंड क्षेत्र के यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में अपने यूपी के लगभग आपके 6 से 7 जिले आपके होते हैं। 7 जिले आपके होंगे कौन कौन से, जैसे आपका देखो झांसी है, बांदा है, ललितपुर है, हमीरपुर है, जालौन है, महोबा है और आपका चित्रकूट। कितने हो गए? 7 जिले। तो याद रखना है यहाँ पर हमने बताया सर जी महोबा, यानी महोबा जो आपका है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो यूपी के 7 जिले हैं बुंदेलखंड में और एमपी के 6 जिले आपके शामिल हैं जो आपके बुंदेलखंड में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया सर जी? सी नंबर आपका हो गया। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि बुंदेलखंड में जो यूपी के जिले कौन? झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है, यानी किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये जो आपका आता है ना दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। यानी दुधवा नेशनल पार्क जो लखीमपुर खीरी में है और ये एक प्रकार का अभ्यारण्य है जो कि 1972 में स्थापित किया गया था। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में बस क्या होता है। हमने कहा सर बस मतलब एक प्रकार से क्या हो गया, जो संचार प्रणाली क्या होती है और लगभग सभी समूहों को एक प्रकार से कनेक्ट करती है यानी जोड़ती है। तो हमने कहा सर जी बस 3 प्रकार के, एक डेटाबेस होता है, एक एड्रेस बस होता है, एक कंट्रोल बस होता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे सर जी यहाँ पर देखो तारों का एक बंडल है जो विभिन्न घटकों को बीच जो सिग्नल है और पावर ले जाता है वही आपका बस होता है, याद रखना है। क्लियर हो गया है। यानी इनमें देखा जाए जैसे आपका सीपीयू है, मेमोरी, स्टोरेज है, आउटपुट इनपुट हो गया, इनके बीच जो आपका डेटा एड्रेस होता है उनको सिग्नल देना, पावर ट्रांसफर करना, ये बस का आपका होता है, काम होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन दिया गया है निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है। निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है तो क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर इसको कहा जाता है प्रोसेस। क्या कहते हैं सर? इसको प्रोसेस कहते हैं। यानी जब कोई प्रोग्राम चलाया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रोसेस बनाकर एक प्रोग्राम को निष्पादित कर देता है तो आप कहेंगे सर ये प्रोसेस हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में नींबू समानता कहाँ पाया जाता है। तो हमने कहा उत्तर प्रदेश नींबू ये आपको मिलता है कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर ये सहारनपुर और मेरठ में, यानी संतरा भी मिलता है, नींबू मिलता है जो कि सहारनपुर में। आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से कौन सा व्यापक उद्योग आपका है। तो यहाँ पर याद रखना है आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये हैंडलूम। हैंडलूम मतलब हमने बताया था सर इसको बोलते हैं हथकरघा, यानी यहाँ पर जिसको हथकरघा उद्योग कहते हैं, याद रखना है।
जो आपके प्रदेशों में जैसे सूती वस्त्र के केंद्र आपके मेरठ, टांडा, गोरखपुर आज जगह हैं, है ना। तो ये जो आपके हैं कह सकते हैं एक व्यापक उद्योग आपका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तन के रूप में जाना जाता है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आपका आंसर बनेगा 21 नंबर में, वो आप कहेंगे सर ये आपका चुनार है ना। क्या है ये जो चुनार आपका है, चुनार का घेरा आपने सुना होगा, हिस्ट्री आप जो पढ़ा होगा, है ना। तो हुमायूं वगैरह से आप पढ़े होंगे चुनार का पहला डेरा, है ना, घेरा ऐसे पढ़े ना। तो चुनार में जो आपका होता है, यहाँ पर देखा जाए लाल मिट्टी के जो सजावटी बर्तन होते हैं यहाँ पर आपको मिलते हैं। यहाँ पर बरेली की जब बात करते हैं तो बरेली में, है ना, बरेली रामगंगा नदी किनारे आपका बसा हुआ है, इसको सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं। फिरोजाबाद में चूड़ियों के लिए जाना जाता है। ये सब चीजें हमने आपको पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में आप यूपी जी के पूरी पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपका सजी 22 दिया है कि विंध्य प्रांत में मिर्जापुर प्रसिद्ध है, अपने उपक्रमों के लिए जाना जाता है। यानी जो विंध्य प्रांत है वो मिर्जापुर है, और हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपका सीमेंट के लिए, यानी विंध्य प्रांत में जो मिर्जापुर है वो अपने सीमेंट के जो उपक्रम होते हैं, है ना, उत्तर प्रदेश में आपका जिला जो आपका मिर्जापुर है ये आपका जाना जाता है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो इनमें आपकी जो मिर्जापुर है आपके देखा जाए तो यहाँ पर एक और भी काम होता है, जैसे आपकी कालीन वगैरह हो गई, भदोही आपका हो गया, भदोही तो मुख्य रूप से आपका है, बाकी यहाँ भी आपका बनते हैं। तो हमने कहा सर जी इसका आंसर आपका बी नंबर इसमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई सर जी कब लड़ी गई थी। तो अलीगढ़ की जो आपकी लड़ाई है साथ याद रखना है आपकी सितंबर 1803 में यहाँ पर लड़ी गई थी। तो आपका जो आंसर होगा फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धन किस भक्ति संत का जन्म स्थान आपका है। क्या दिया गया है कि वाराणसी के पास जो आपका सीर गोवर्धन है ना, वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर है, जो भक्ति काल के एक संत कवि थे जिनका स्थान यही माना जाता है। यानी आंसर आपका हो जाएगा रविदास बन जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। तो काशी का एथेंस सजी जो कहा था वो किसने कहा था। तो सजी याद रखना ये कहा था बर्नियर ने कहा था। किसने कहा था, बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। ये बर्नियर के बारे में आपने सुना होगा कभी कि जो बर्नियर है एक फ्रांसीसी चिकित्सक था, यात्री था, जिसने मुगल राजकुमार दारा सिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। यानी दारा सिकोह के लिए ये चिकित्सक बनकर यहाँ पर काम किया था। क्वेश्चन दिया गया है इखलास खान का जो रोजा है यानी मकबरा है ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आपका है। साथ ही याद रखना है आपके बदायूं में है। कहां पर है, तो आपका ये रोजा मकबरा बदायूं जिले में है। इखलास खान का जो मकबरा है वो आपके कहां पर है, तो आपके बदायूं इसका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ललितपुर उत्तर प्रदेश में देवी सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है। यानी ललितपुर में जब जाएंगे तो वहां पर एक मंदिर है देवी सिंह बुंदेला के द्वारा यह निर्मित किया गया था। ये मंदिर जो आपका है सर जी याद रखना है, इस मंदिर का नाम क्या है, इस मंदिर का नाम है शिव मंदिर, जो कि आपके ललितपुर में है, याद रखना है। शिव मंदिर है जो ललितपुर में है, यहाँ पर आपका है 31 जैन मंदिरों के अलावा हिंदू मंदिर भी यहाँ पर है जो देवगढ़ का किला है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा सर जी वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिए हमने कहा सर देवगढ़ का जो किला है ना, 10 अवतार मंदिर, हमने कहा सर ये आपसे नाम पर्सनल दिया है, देवी सिंह बुंदेला दिया है। तो ये ललितपुर जिले में जो देवगढ़ का किला है, तो देवगढ़ के किले में 31 जैन मंदिरों के अलावा हिंदू मंदिर भी हैं। इनमें से एक नरसिंह देव का जो निर्माण है वो बुंदेल के एक राजा देवी सिंह ने करवाया था। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है सर 10 अवतार मंदिर, हमने कहा ये भी है, लेकिन इसका निर्माण करवाया था गुप्त काल में हुआ था। इसका निर्माण जो हुआ था साहब ये गुप्त काल में हुआ था। अब तो समझ में आ गया ना सर जी। याद रखिए ये जो 10 अवतार मंदिर है ये भी आपके ललितपुर में है, लेकिन ये जो निर्माण करवाया था वो गुप्त काल में हुआ था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां स्थापित पाई गई हैं। यहाँ पर याद रखना इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। सर जी आपका है कुषाण, यानी मथुरा के आसपास का जो आपका एरिया है वहां पर कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां पर स्थापित की गई हैं। तो आपको याद होगा कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे, कुजुल कटफिसिस थे। तो यहाँ पर देखिए सबसे महान राजा कुषाण वंशों में कौन थे, तो आपके कनिष्क थे। तो याद रखना इसका आंसर आपका सी हो जाएगा सर कुषाण हो जाएगा, क्योंकि मथुरा के आसपास कुषाण आपके थे। याद रखना कुषाणों की जो पहली राजधानी थी वो पुरुषपुर यानी पेशावर थी, तो दूसरी राजधानी कौन थी, तो आपकी मथुरा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित आपका नहीं है, कौन एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं सर जी दिया गया है कि यहाँ पर दिया है देवा में बाराबंकी में है, आला महोबा का है, कर्मा सर जी मथुरा में है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो कर्मा जो दिया है मथुरा का दिया है, जबकि हमने कहा सर कर्मा जो आपका है ना ये पूर्वोत्तर भारत में है। जैसे यहाँ पर सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर यहाँ पर होता है, तो आंसर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया गया है 30 नंबर में कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत आपके गाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में याद रखना है बारिश के समय में जो आपका होता है ना वो कौन होता है, तो आपके आंसर जी कजरी होता है, यानी आंसर आपका डी बनेगा।
क्वेश्चन दिया गया है फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर आपका है, यानी जो रंगीला घराना है किसके द्वारा, तो आपकी फयाज खान के द्वारा स्थापित कराया गया था। तो साथ ही याद रखना यहां पर आंसर आपका हो जाएगा सर सी नंबर, ये आपका आगरा हो जाएगा, यानी आप कहेंगे फयाज खान द्वारा स्थापित है रंगीला घराना आगरा से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय कवि जो मैथिली शरणगुप्त हैं इनका जन्म उत्तर प्रदेश के यहाँ पर हुआ था। तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में कहां पर, तो हमने कहा सर झांसी में जो आपका चिरगांव है वहां पर आपका हुआ था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। इनकी कृतियों में पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा आपने पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए जो आपका संपर्क नंबर है वो आपका क्या है। तो हमने कहा वुमेन पावर लाइन जो आपका है यानी WPL जो कहा जाता है शॉर्टकट में 1090, यानी आप कहेंगे सर 1090 जो आपका है ये आपका वुमेन पावर लाइन है। अगर आपको पुलिस से कंट्रोल रूम में कॉल करना है तो 100 होता है, यातायात पुलिस को कॉल करना है तो 1095 होता है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर करना है तो 1098 होता है, साइबर से कोई अपराध होता है तो 1930 करना है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन दिया गया है कि उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर के पुरुषों से होने वाला विवाह किस प्रकार का विवाह है, यानी अगर कोई उच्च स्तर की महिला है उसका विवाह निम्न स्तर के कह सकते हैं पुरुष से हो जाता है तो इसको बोलते हैं प्रतिलोम। क्या बोलते हैं सर जी, प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। यानी इसमें महिला अपनी सामाजिक और जाति स्थिति से नीचे के पुरुष से शादी करती है, यानी उसको दबा कर रखेंगी इसलिए। ठीक है ना, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा प्रतिलोम विवाह कहते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि समाज शास्त्री ने तर्क दिया था कि भारतीय गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, यानी नहीं थे। ये जो दिया था आपके आंद्रे वेंटे इल ने दिया था, आंद्रे वेंटे इल ने दिया था कि जो भारतीय गांव है पूरी तरह से आत्मनिर्भर इकाई नहीं है बल्कि एक बड़ी सामाजिक आर्थिक नेटवर्क का एक हिस्सा है और ये बाहरी कारकों से प्रभावित भी होते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज सर्वप्रथम सिफारिश किया था। हमने कहा त्रिस्तरीय पंचायत दिया है तो सीधी बात है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर बलवंत राय मेहता आपका आंसर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। हमने कहा सर 3 स्तर कौन थे, तो हमने कहा सर ग्राम स्तर के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर के लिए ब्लॉक पंचायत समिति और जिला स्तर के लिए जिला परिषद बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसान दिवस मनाया जाता है, जो किसान दिवस है कब मनाते हैं। तो आप कहेंगे सर जी किसान दिवस होता है ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। कब मनाते हैं सर जी, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और आपको याद होगा कि जो आपके पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती का प्रतीक है। यहाँ पर देखो दिया है निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं, यानी जोतने के 2 प्राथमिक उपकरण हैं, याद रखना कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर देखा जाए 38 नंबर में आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो प्राथमिक पूछ लिया है, यानी प्राथमिक तौर से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो दिया गया है जो मृदा खुदाल यानी सब साइबर बोलते हैं और मोल्ड बोर्ड हल होता है, यानी यहाँ पर ये प्राथमिक आपके होते हैं। कौन है, मोल्ड बोर्ड हल हो गया, मृदा खुदाल यानी जो आपका फावड़ा वगैरह होता है ये आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं मिट्टी को ढीला करने के लिए खोदने के लिए पहला उपकरण यही होता है। बाकी ट्रैक्टर से तो आप लोग हैरो वगैरह हल वगैरह ये सभी हो सकते हैं, है ना, वो आपके बाद में होते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्वक जानकारी अपने प्रिय मित्र देनी है और यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा। यानी भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्यालय में फंक्शन मनाया जा रहा है, जब फंक्शन मनाया जा रहा है तो अपने मित्र को बता रहे हैं लेटर लिखकर यानी पत्र लिखकर, तो ऐसा होता है, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, यानी जो दोस्त सगे संबंधियों को लेटर दिया जाता है ना, वो होता है क्या, तो व्यक्तिगत पत्र होता है, याद रखना है। ठीक है ना, यानी सगे संबंधी परिवार मित्र ये आपके होते हैं। और अनौपचारिक पत्र होते हैं जो आपके अदर विशेष होते हैं, एक प्रकार से हम लोग अधिकारी वगैरह को लिखते हैं, है ना, ऐसे होते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा है जो ग्रहित स्वरों का युग्म आपका सही है। हमने कहा ग्रहित स्वर जो कहा जाता है ना, ग्रहित स्वर जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, जो विदेशों से लिए गए हैं, यानी ग्रहित स्वर कहते हैं जो आपके ग्रहित हो गया या आगाज स्वर हो गया, ऐसे स्वर जो हिंदी वर्णमाला में दूसरी भाषा से अपनाए गए हैं। जैसे आपको हम बताया था डॉक्टर आपका होता है डॉक्टर, तो डॉक्टर में यहाँ पर ये वाला आ होता है, अंकी बिंदी तो नहीं होती है, तो हमने कहा खा तो आपका होगा ही होगा, जा में अगर बिंदी होती तो मान लेते, लेकिन इनमें से ऐसे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है। हमने कहा जैसे आपका होता है का होता है, यहाँ पर हल्की सी बिंदी होगी, यहाँ पर फा होता है इसमें बिंदी होती है, यहाँ पर आ जब बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं यानी बिंदी नहीं लगाते हैं, तो ऐसे जो आपके होते हैं ये विदेशी हैं। तो इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है, अगर इसको मान लोगे तो इसमें ये नहीं होगा, अगर यहाँ पर इसको मान लोगे तो इसमें आपका ये नहीं होगा, है ना, तो ये आपका आंसर आपका ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर दिया गया है अर्ध विराम जो चिन्ह कहाँ लगा है, कहाँ लगता है, यानी अर्ध विराम, अर्ध मतलब आधा, विराम मतलब रुकना।
तो आप कहेंगे सर 41 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा कि जहां अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना पड़े, क्योंकि अल्प मतलब थोड़ा होता है, अर्ध मतलब आधा होता है, यानी अल्प विराम से ज्यादा अगर रुक दिया जाए तो वो होता है अर्ध विराम। क्या बात है, क्लियर हो रही है? निम्नलिखित शब्दों का विचार करना है सर। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कि सभी विकल्प में सभी शब्द शुद्ध आपके हैं, और अगर सभी शब्द शुद्ध हैं तो फिर बताइए भाई क्या क्या सही है। हमने कहा सर जी यहाँ पर तिलांजलि होता है तिलांजलि। आपका देखो पहला गलत है, तिलांजलि होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है विभीषिका, क्या दिया है? विभीषिका होता है, विभीषिका होता है, यानी भा में बड़ी की मात्रा होती है, भी में यानी बड़ी होगा, विभीषिका ऐसे बनेगा, ये भी गलत हो गया। विस्मरण दिया गया है, आप कहेंगे सर विस्मरण तो सूट कर रहा है। हितैषी भी आपका सही कर रहा है, यानी आपका जो ऑप्शन बनेगा वो सही आपका सी हो जाएगा, 3 और 4 आपका सही है। क्लियर हो गया है? क्वेश्चन सर आपसे पूछा गया है ठंडा पानी, है ना, ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विशेषण का उदाहरण है, यानी 43 की अगर हम बात करते हैं तो सर जी आपका जो आंसर दिया है 43 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर जी ठंडा पानी पीना चाहिए, तो कैसा पानी? ठंडा पानी, यानी यहां पर देखा जाए इसका गुण बता रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा सर, गुणवाचक बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा वाक्य है जो कर्मवाच्य में है, यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी जो आपका कर्मवाच्य में आएगा वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए हमने कहा सर कर्मवाच्य में प्रधानता जो होती है वो कर्ता की होती है या कर्म की होती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर आ गया है 44 नंबर में, यहाँ पर दिया है कर्म सॉरी कृत्य, है ना, कृत्यवाच्य में तो हमने कर्ता ने यानी अध्यापक ने, तो हमने कहा अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द आपके तत्सम हैं? किस समूह के सभी शब्द क्या हैं सर जी? तत्सम हैं, यानी 45 की बात करते हैं। तो सर जी याद रखना इसमें मयूर है, महिष है और ज्येष्ठ है। मयूर मतलब मोर होता है, महिष मतलब भैंस होता है, और ज्येष्ठ मतलब जानते हैं आप सब लोग, बड़ा हो गया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो सर जी क्या हो जाएगा? बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथ ही याद रखना है, बात क्लियर हो रही है? थोड़ा बहुत आपको हजम हो रहा है ना, यानी कोई दिक्कत तो आपकी नहीं हो रही है? नहीं हो रही है तो ठीक है सर जी। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट आपसे क्या दिया गया है? कह रहा है सर जी निम्नलिखित विकल्प में सही विलोम आपको पहचानना है। चलो बताइएगा, यहाँ पर जो सही विलोम है ना वो सर जी कौन सा है? 46 नंबर में देखिए, तो हमने कहा सर जी इसका जो आपका आंसर दिया है ना, हमने कहा नेकी का कह रहा है भलाई, नेकी का सर जी क्या दिया? भलाई, यानी आपका विलोम शुद्ध आपसे पूछा गया है नेकी और भलाई। नेकी करना भी अच्छी बात है और भलाई भी तो वही होता है ना, यानी दोनों तो आपके पर्यायवाची हैं। तरुण का किशोर है, विभक्त का पृथक है, बात तो सब कुछ सही थी। तो सर जी गड़बड़ कहां पर है? गड़बड़ जो आपका है ना इसमें दीर्घकाय और क्रसकाय में, यानी दीर्घकाय और क्रसकाय दोनों एक दूसरे के विलोम आपके हैं, क्योंकि नेकी का सजी भलाई है ना, नेकी का भलाई, तरुण किशोर और विभक्त का पृथक ये समानार्थी दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शीत एवं शीत शब्दयुग्म का सही अर्थ आपको देना है, यानी यहाँ पर जो सजी आपका सही अर्थ आपका दिया गया है 47 नंबर में, तो 47 का ऑप्शन आपका हो जाएगा। हमने कहा सजी जो आपका शीत मतलब होता है श्याम और शीत मतलब होता है सफेद, यानी 47 का ऑप्शन जो आपका दिया है वो आपका सजी ए नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। शीत का अर्थ होता है श्याम और जो ये शीत आपका दिया है उसका सफेद होता है, आंसर बी आपका ए बन जाएगा। सजी आपसे कह रहा है दिया गया है उदक को प्राप्त समास विग्रह देना है। उदक को प्राप्त इसके लिए जो समास विग्रह होगा सर 48 में वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बन जाएगा सर यहाँ पर 48 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। याद रखना क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, यानी सामसिक पद को जब तोड़ा जाए तो इसमें विभक्ति आएगी, और जब विभक्ति आएगा तो आप कहेंगे सर उदक को प्राप्त हुआ, को आएगा किसमें? कर्म में आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सजी क्या हो जाएगा? डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर सजी दिया गया है बुंदेली बोली मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में आपकी बोली जाती है? तो हमने कहा सर जो बुंदेली बोली है ना वो कहाँ पर बोली जाती है? बताइएगा आप सभी लोग, कहाँ बोली जाती है? जल्दी से कमेंट करें। तो आप कहेंगे सर ये आपके बुंदेलखंड में है, बुंदेली है, तो आपका सजी बुंदेल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सजी बी नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई शिकवा, कोई शिकायत है नहीं होगी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हिंदी तो आपको कोई परेशान होना ही नहीं है। हमारे यहाँ पर हिंदी की इतनी क्लासें आपको दी गई हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, नीचे देखिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी मैराथन क्लासें भी हमने करा दिया है कि एक ही क्लास में आपकी यहाँ पर हिंदी कंप्लीट भी हो जाएगी। हमने करा भी दिया है आप लोगों के लिए, एक मैराथन क्लास हिंदी की कराया है, आप देखिएगा प्ले लिस्ट में, और उसको कवर कर लेते हैं तो हिंदी आपकी लगभग आपकी वहाँ पर कवर भी है ना। और ऐसे ही आपकी मैराथन क्लास से आपकी हिंदी भी कवर होगी। बाकी हमारे यहाँ पर हिंदी रात को हम जो देते हैं 7-8 बजे क्लास होती है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सर जी यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है भारत में लोक नीति कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका इनमें से क्या है? यानी यहाँ पर अगर हम आपसे बात कर ले, कह रहा है सर जी भारत में लोक नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो भैया ये जो क्वेश्चन है थोड़ा समझिए, और समझ कर ही सर जी इसका जवाब आपको देना भी है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है 50 नंबर में, और राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ये प्रशासनिक सेवा है,
यानी कि प्रशासनिक सेवा लोक नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी विभिन्न सरकारी विभागों में जो तकनीकी विशेषता है समन्वय प्रदान करती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार के द्वारा फरवरी 2026 में किस प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा यहाँ पर आपकी की गई है। तो सर 51 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपकी है कौन, तो भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन, भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन फरवरी 2026 में आपका होगा। ये मेजबानी जो आपका करेगा सर जी ना, याद रखिए भारत करेगा, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये पॉइंट आपका बन जाता है। बात क्लियर हो गई है, क्या बात हजम हो गई है, हजम हो गई, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहां पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि जगदीश चंद्र बसु को दुनिया के पहले रेडियो वैज्ञानिक के रूप में पहचान क्यों मिली है, यानी रेडियो पहचान कहा जाता है, रेडियो वैज्ञानिक क्यों कहते हैं, कोई ना कोई तो रीजन आपका होगा इनका जो ऐसा आपसे कहा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 52 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सर मिलीमीटर तरंगों के प्रदर्शन के लिए, किसके लिए, मिलीमीटर जो आपकी तरंगे हैं है ना, इनके लिए। या हमने आपको यहाँ पर होमगार्ड की क्लास दिया था, होमगार्ड की क्लास में हमने आपको बताया भी था कि जेसी बसु जो आपके हैं इनको आप लोगों पेड़ों में जान जो आपका है उसको खोज किया था, साथ में इनको उन्होंने तरंगों पर भी देखा था। हमने आपको देखो सिग्नल वाला जो भेजने वाला था उसको सैंपल से आपको दिखाकर बताया था। अगर आपने हमारी मॉडल पेपर के अंत में अगर आप थ्योरी देते हैं देखते हैं तो आपको ये चीज बिल्कुल आसान लगेगी। तो आप कहेंगे सर मिलीमीटर तरंगों के प्रदर्शन के लिए सजी इनको रेडियो वैज्ञानिक के रूप में भी यहाँ पर जाना गया है। इन्होंने 1895 में कोलकाता में बिना तार के सिग्नल भेजने का प्रदर्शन किया था। उन्होंने दुनिया का पहला वेब गाइड और हार्न एंटीना भी बना दिया था। तो सजी इसका आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, यानी सर जी बात हो रही है कहाँ की, तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर देखा जाए तो ये सर उष्णकटिबंधीय है, और उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है ऑस्ट्रेलिया में आता है इसको हम लोग कहते क्या हैं, तो सर इसको कहा जाता है विली विली। क्या बोलते हैं, विली विली। ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में होता है। ठीक है ना। हरिकेन की अगर बात कर लो ना सर, ये हरिकेन ये आपका यूएसए का है। मैक्सिको के खाड़ी में सर यहाँ पर टाइफून मतलब यहाँ पर देखा जाए जो हरिकेन है वो यूएसए और मैक्सिको में आता है। जो टाइफून है ना, टाइफून जापान चीन में आपका फिलीपींस में आता है। साइक्लोन जो आपका आता है वो हिंद महासागर में, जैसे भारत और बांग्लादेश है। तो इसलिए आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर जी कौन सी एक्सेल है जो सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है, जिससे अमान्य डेटा की जो प्रविष्टि है इसको रोका जा सकता है। यानी साहब यहाँ पर देखा जाए तो ये कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर की हम आपको क्लास करा देंगे, आपको डोंट वरी, बिल्कुल परेशान होना नहीं है ना, कोई शिकवा आपको शिकायत मिलेगा नहीं। आपको हर सब्जेक्ट हम अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लास से आपको दे देंगे। इस समय थोड़ा नेटवर्क समस्या आपकी होती है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। बाकी आप ये समझिएगा कि आपको कोई समस्या आपकी होगी नहीं, चाहे वो आपकी हिंदी हो, चाहे वो आपकी जीके हो, या आपकी यहाँ पर देखा जाए तो ये है बस मैथ के अलावा, क्योंकि हम मैथ के टीचर नहीं हैं। बाकी आपको हर चीज आपको मिलेगा। देखो हमने कहा सर 54 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर दिया है वो आपका होगा क्या, तो हमने कहा सर यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। कह रहे कौन सी एक्सेल है जो सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए, यानी डेटा सत्यापन इसको कहते हैं। तो सर जी आंसर आपका डी हो जाएगा, डेटा सत्यापन आपका हो जाएगा, आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एमएस वर्ड में मेल सुविधा का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है। चलो साहब बताइएगा। यहां पर दिया गया है, आपसे कह रहा है मेल सुविधा में है ना, जो आपका एमएस वर्ड होता है इसमें मेल सुविधा का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है। चलो भाई कमेंट करिए अगर आपको आ रहा है, यहां पर बताइएगा। जल्दी कमेंट करिए। चलो तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए एमएस वर्ड में जो आपकी मेल सुविधा है इसका प्राथमिक उद्देश्य जो आपका है ना वो सर जी क्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या होता है कि मुख्य दस्तावेजों को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा, याद रखना है। सर जी क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम दो भागों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। चलिए बताना है। हमने कहा सर होस्ट कंप्यूटर नाम के जो अंतिम दो भाग हैं इनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। तो हमने कहा सर जिसको कहा जाता है डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। यानी होस्ट कंप्यूटर नाम के जो अंतिम दो आपके भाग होते हैं उनको डोमेन कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोटोकॉल का जो एक स्तरित सेट होता है वो कौन सा होता है। तो आपको भैया यहाँ पर प्रोटोकॉल दिया गया, प्रोटोकॉल का जो स्तरित सेट होता है वो क्या होता है, प्रोटोकॉल में क्या बनता है। यानी प्रोटोकॉल की अगर हम आपसे बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर प्रोटोकॉल जो आपका दिया है वो आपका होता है कौन सा। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जो आपका आईपी एड्रेस होता है और इसका होता है टीसीपी आपका होता है, यानी आपका आंसर सर जी फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा।
टीसीपी और आपका आईपी यहाँ पर आंसर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यूपीआई की सेवा का एक उन्नत संस्करण है। यूपीआई आपने पढ़ा भी होगा, यानी यूपीआई सेवा जो आपको मिलती है एक प्रकार से, तो आप कहेंगे सर ये होता है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस। यानी यहाँ पर देखा जाए इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तुरंत आपको पेमेंट भी आपका हो जाता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया है वो आपका क्या हो जाएगा सर, बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, रियल टाइम आपका जैसे आपका फंड हो गया, ट्रांसफर आपका सेवा हो गया, है ना। तो ये जो आपका यूपीआई है, यूपीआई जो है इसी तकनीकी को और सरल तेज बना दिया। पहले हमारे यहाँ पर आईएमपीएस करवाना पड़ता था, यानी आईएमपीएस एनपीसीआई से माध्यम से पैसा ट्रांसफर होता था। लेकिन साहब अब जो आपका है ना, अब जो आपका है यहाँ पर आपका बी नंबर इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है सर जी। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड का जो यहाँ पर उपयोग है, इसका उपयोग करके भुगतान करना, लेन देन करना, यानी 59 की बात करते हैं। तो सर जी आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं ई मनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको सर जी? ई मनी कहा जाता है। याद रखना है कि जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है ना, तो इनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? भुगतान करके इसको बोलते हैं ई मनी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? ई मनी कहा जाता है, साथ ही याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वीडियो है जो एक प्रकार का प्रारूप नहीं है? यानी इनमें से कौन सा वीडियो है जो एक प्रकार का सजी क्या है, यहाँ पर प्रारूप नहीं है? तो आप कहेंगे सर 60 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा MSQ। MSQ जो आपका है ये एक प्रकार का प्रारूप सजी यहाँ पर नहीं है। यानी हमने कहा MP4 हो गया, WMV हो गया, AVI हो गया, लेकिन जो आपका ये दिया है ये आपका नहीं होगा, ए नंबर इसका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित है जो उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? यानी आपका जो आंसर दिया गया वो सर जी क्या हो जाएगा, इनमें से आपको देना है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है। तो हमने कहा सर 61 नंबर का जो अगर बात करते हैं तो 61 नंबर का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो हो जाएगा साइबर। हमने कहा सर ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को सम्मिलित करता है। तो हमने कहा सर ये साइबर होता है, साइबर एथिक्स कहा जाता है। यानी आपका जो आंसर आपका हो जाएगा सर जी वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को कहा जाता है। मानव जैसे दिखने वाले जो आपके रोबोट होते हैं सर उनको क्या कहते हैं? यानी इनको जो कहा जाता है, साथ याद रखना, इनको कहते हैं ह्यूमनाइड्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको आता है ह्यूमनाइड्स कहा जाता है। यानी आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। याद रखें ह्यूमनाइड्स कहा जाता है। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा है लोट टी प्लेटफॉर्म एक अमेजन द्वारा प्रदान किया गया है? यानी सर जी आपकी अमेजन के द्वारा आपका हुआ है 63 नंबर में। ये जो आपका है डब्लू लॉट ऑफ कोर आपका है, यानी डब्लू ल्यूस जो लोट आपका कोर है ये प्लेटफॉर्म अमेजन के द्वारा किया गया है। यानी आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सही, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक रोम नहीं है? थोड़ा कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे होंगे, लग रहे हैं ना? कंप्यूटर के क्वेश्चन कठिन लग रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 2025 की कई परीक्षा में पूछे गए थे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप समझिएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे आपके कंप्यूटर के पूछे गए थे। ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं। और आपका एग्जाम भी तो मेंस एग्जाम है। ये भी तो सोचो कि आपका जो एग्जाम है वो तो मेंस एग्जाम है, कोई छोटा मोटा तो है नहीं है कि नहीं आपका पेट एग्जाम है। तो क्वेश्चन तो भाई ऐसे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर याद रखना है, हमने कहा सर रोम में जो आपका नहीं है, जैसे पी रोम हो गया, ई प्रोम हो गया, ई प्रोम हो गया, लेकिन जो ईडी आपका प्रोम है ये ईडी आपका नहीं होता है। तो 64 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा जो आपका दिया है ईडी, है ना। यानी आंसर आपका जो बन जाएगा वो आपका बन जाएगा डी नंबर, ये आपका नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन है? अभी आपको आसान मिलेगा, परेशान क्यों हो रहे हो? अभी आपको मिलेगा क्योंकि जो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे हैं ना, सब थोड़ा लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर जो आपका हो जाएगा सर 65 नंबर में ऑप्शन आपका बनेगा, कह रहा है सर जो इंटर नेटवर्किंग है, यानी कि एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए जब ये दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं इंटर नेटवर्किंग। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है, दूध को दही में बदलने की कौन सी सूक्ष्म जिम्मेदार है? यानी दूध को दही में जो कन्वर्ट कर देते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी? तो हमने कहा दूध में एक भी शब्द कुछ भी हो तो लैक्टो लगा होता है। यानी आप कहेंगे सर लैक्टो, इसका जो आंसर है वो आपका ये नंबर लैक्टो आपका आंसर बन जाएगा। इस बात को बिल्कुल आपको नोट कर लेना है। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कॉपीराइट का जो संरक्षण है लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्षों तक रहता है? यहाँ पर जो कॉपीराइट है ना, कॉपीराइट, तो भैया ये जो कॉपीराइट है ना,
तो लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्षों तक रहता है? याद रखना 67 नंबर का जो ऑप्शन है ये 60 वर्ष रहता है। कितने? 60 वर्ष होता है। यानी अगर आप किसी का कंटेंट अगर वो कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, है ना, किसी ने अपना कॉपी किया है तो 60 वर्षों तक इनका कॉपीराइट आपका लग सकता है, याद रखना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है ना, वो आंसर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हालांकि लोग यहाँ पर आजकल थंबनेल बदलते हैं, थंबनेल कॉपी कर लेते हैं, है ना, वो अट्रैक्ट करने के लिए होता है, तो वो चीज़ बात दूसरी है। बाकी यहाँ पर देखा जाए जैसे हाँ थंबनेल बदलना, इसके बाद उन्हीं के यहाँ पर करना, तो उसमें मानहानि का दावा भी लग सकता है, वो भी एक प्रकार का केस किया जा सकता है उसमें। लेकिन यहाँ पर जो आपका जो किताबें कोई होती हैं, कोई छपती हैं किताबें, तो उनको डायरेक्ट कोई उठाकर दे दे, किसी को कॉपी कर दे, अपने नाम से निकालने लगे, तो वो कॉपीराइट एक्ट के तहत उसको जेल भी हो जाएगी। तो सर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, 60 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की जो बटालियन है ये किससे संगठित की गई? यहाँ पर सर 68 की अगर बात कर लेते हैं तो 68 नंबर का जो सही आंसर होगा सर जी क्या हो जाएगा, बता सकते हैं? यहाँ पर हमने कहा सर जी जो दिया गया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी जो NDRF है इसकी बटालियन किससे संगठित की गई थी। इसका जो आपका बेस्ट आंसर होगा सर वो इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 68 नंबर दिया और 68 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF जो आपकी है, आपका जवाब जो बनेगा वो आपका डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। हमने कहा था केंद्रीय सशस्त्र बलों में पुलिस बलों में देखा जाए तो जैसे आपको SB है, ITBP है, CISF है, CRPF है ना, BSF है ना, ये आपको पढ़ाया था ना। असम राइफल जो आपके इन जवानों से संगठित की गई है। तो हमने आपको होमगार्ड की क्लास में जब आप देखते होंगे कि लास्ट में हम आपको पढ़ाते हैं ना, लास्ट में आपको थ्योरी पढ़ाते हैं, तो ये आपको पढ़ने को मिला होगा। यहाँ पर देखो आप लोग होमगार्ड की क्लास जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि होमगार्ड में क्या होता है GK GS क्लास आपकी जो है उसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ऐसे जैसे आप लोगों में है ऐसे उसमें भी आपका है। तो वो क्लास अगर आप देखते हैं और साथ में हमारी मॉडल पेपर के अंत की कोई क्लास देखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो उसमें आपको जो एक्स्ट्रा नोट्स देते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, वो किसी परीक्षा के लिए रामबाण होते हैं। सही दिया गया भारत को निम्नलिखित में से कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है या बांटा कह सकते हैं गया है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके ये 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए जहां बहुत ज्यादा जोखिम क्षेत्र हैं, कुछ अति जोखिम क्षेत्र हैं, मध्य क्षति है, निम्न क्षति है, अति निम्न आपके क्षेत्र है, यानी 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी भूकंप की जैसे आपकी कभी देखा होगा 3 रेक्टर 3 का, या कभी 4 का, कभी 5 का, कभी 6 का, कभी 7 का रेक्टर स्केल में आपका होता है। तो ये आंसर आपका सी हो जाएगा। सही क्वेश्चन दिया गया है 5G और 6G के जो स्वदेशी अटैक विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखा जाए 70 नंबर दिया है, वो 70 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए संचार और संरचना में रणनीतिक नियंत्रण है। यानी यहाँ पर देखेंगे जो टेलीकॉम नेटवर्क है, साइबर सुरक्षा, डेटा प्रवाह से जुड़ा, ये स्वदेशी अटैक से जो आपका स्वाइपवेयर हो गया है ना, इनको नियंत्रण से जोखिम कम हो जाते हैं। तो इसका आंसर आप सी हो जाएगा। कह रहा है सर जी ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग सबसे अधिक किसमें किया जाता है? यहाँ पर बताएंगे ब्लॉकचेन जो तकनीकी है इसका सबसे जो अधिक उपयोग होता है वो सर जी किसमें होता है? तो आप कहेंगे सर ये आपका होता है सुरक्षित और पारदर्शी जो लेन देन होता है। किसमें होता है? सुरक्षित और यहाँ पर जो पारदर्शी आपका लेन देन होता है ना। कहा सर जी ये क्या हो गया? तो हमने कहा इसमें सुरक्षित मतलब हो गया एक प्रकार से जैसे छेड़छाड़ रहित कोई रिकॉर्ड प्रणाली है ना, डिजिटल लेन देन सुरक्षा आपका हो गया, विकेंद्रीकरण आपका हो गया, तो इसी में आपके आते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है स्वामित्व योजना की जो शुरुआत होती है कब होती है? अभी आपको एक वीडियो हम आपको योजना का दे देंगे, तो योजना से रिलेटेड जो भी आपको समस्या होंगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर याद रखना है स्वामित्व जो आपकी योजना है, सर जी याद रखना है जो आपकी स्वामित्व योजना है 72 नंबर में, वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 24 अप्रैल सन 2020 को इसकी शुरुआत होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि आपको याद है कि गांव का जो सर्वेक्षण विकास है, मानचित्रण करना है, ये इस योजना का शुरुआत होता है, यानी आंसर आपका सी बनेगा। सर क्वेश्चन दिया गया है कि अनपरा ताप विद्युत परियोजना है ये किस जनपद में आपकी स्थित है? तो अनपरा ताप विद्युत जो परियोजना है 73 नंबर की बात करते हैं तो सर जी आपके सोनभद्र में आपकी है। अनपरा जो आपकी है ना, ये इसको सोनभद्र को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। अनपरा जो आपका ताप विद्युत है आपकी यहीं पर आता है। सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को तट कहा जाता है। हमने कहा सर जी पूर्वी तटीय मैदान है, यानी यहाँ पर 74 का जो ऑप्शन है ये कोरोमंडल आपका है, यानी जो है पूर्वी तट में ये वाला भाग हो गया है ना, इसको कोरोमंडल कहते हैं। यानी आपका कोरोमंडल जो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा है। गोलकुंडा जो आपका मिलता है वो तट आपको कृष्णा नदी से गोदावरी तक होता है। उत्तरी सरकार जो आपकी उड़ीसा के समय बीच में होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा सर जी काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? यानी जो हमारी हिमालय को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, और जब 4 भागों में डिवाइड करते हैं तो सर जी जो आपकी काली नदी है ना, यानी काली नदी हो गया और तीस्ता नदी आपका हो गया। यानी यहाँ पर नदियों के हिसाब से जो सिंधु नदी है और इसके बाद का यहाँ पर सतलज नदी, इसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए जो आपकी काली नदी आपकी है और आपकी तीस्ता नदी है, इनके बीच को जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय कहते हैं। यानी आपका 75 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा कि काली और तीस्ता के बीच आपका हिमालय जो है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है।
तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है ढलान पर उसकी ऊंचाई समोच्च रेखाओं का अनुसरण करते हुए हल चलाने की कृषि पद्धति को सर क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर याद रखिए समोच्च खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पहाड़ी ढाल होते हैं, तो यहाँ पर जो ऊंचाई रेखाएं होती हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं इनको हल चलाने की कृषि पद्धति को समोच्च खेती कहते हैं। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है सितंबर 2025 में किसे एनएचपीसी लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साहब याद रखना ये नियुक्त किया गया है भूपेंद्र गुप्ता को। किसको किया गया है? भूपेंद्र गुप्ता, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के जल विद्युत कंपनी के नया अध्यक्ष आपको बनाया गया है। आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि सितंबर 2025 में किसने नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो सर ये आपके हैं सुशीला कार्की को चुना गया है। किसको? तो आपके सुशीला कार्की को नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है और वो इस पद पर पहुंचने वाली नेपाल की पहली महिला आपकी बनी है, याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का जो 5वां दौर हुआ है वो सजी कहां पर संपन्न हुआ है? तो याद रखना ये जो संपन्न हुआ है आपके रोम, यानी जो आपकी इटली है, यहाँ पर संपन्न हुआ है। 5वें नंबर का है, यानी जो आपका अमेरिका ईरान के मध्य परमाणु वार्ता है ये 5वां है, रोम इटली में संपन्न हुआ है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2025 में कौन सा माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टि बाधित आपकी महिला बन चुकी हैं, जो कि हमने आपको पढ़ाया भी है। तो साहब ये जो आपकी इनका नाम है छोंजिन अंगमो नाम है, ये हिमाचल प्रदेश की हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की छोंजिन अंगमो है। ये माउंट एवरेस्ट में फतह करने वाली एक दृष्टि बाधित महिला आपकी बन चुकी हैं और ये राष्ट्रीय स्तर की पैरा एथलीट आपकी हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है मई 2025 में छत्तीसगढ़ में पहले एआई डाटा सेंटर पार्क की स्थापना किस शहर में की जा रही है? ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जानते हैं कौन है? विष्णुदेव हैं और रायपुर में जो एआई डेटा है इसकी पार्क का भूमि पूजन किया था। इसमें लगभग 1000 करोड़ की लागत लगेगी। तो याद रखना ये आपका रायपुर इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किसे भारतीय योजनाओं के निर्माता के रूप में जानते हैं? तो भारतीय जो योजना है यानी पंचवर्षीय योजना, इनका निर्माता का जो जाना जाता है पीसी महालनोबिस, यानी दूसरी जो पंचवर्षीय योजना बनी थी इन्होंने बनाया था। तो ये इसका जो रूपरेखा है एक प्रकार से भारतीय योजना का निर्माता ये पीसी महालनोबिस को ही जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है बजट सजी क्या होता है, यानी बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सजी बजट का मुख्य उद्देश्य होता है जैसे आपका जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के समाधान के सुनिश्चित कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना, यानी यहाँ पर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सही क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पारिभाषिक शब्दावली है उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से एक वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है? तो एक वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है तो आपके आंसर यहां पर देखा जाए जो आपका होता है संविधिक तरलता अनुपात, इसको कहते हैं, यानी संविधिक तरलता अनुपात को बोलते हैं, SLR बोलते हैं। यानी हमने कहा सर जी एक वाणिज्यिक बैंकों से जब केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाला जो धन होता है जो कि उधार के रूप होता है, बदले में केंद्र सरकार प्रतिभूतियां दे देती है, तो उसको हम लोग प्रयुक्त करते हैं, SLR हो जाएगा, SLR। दिया गया है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत आपका है? सिक्के कौन जारी करता है? तो सिक्के आपका होता है वित्त मंत्रालय होता है। हमने कहा सर 1 रुपए का नोट है या सिक्के का निर्माण जो आपका है वो आपका वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार करता है। इसके अतिरिक्त तो देखा जाए जो आपकी करेंसी नोटें होती हैं वो आपकी कौन? रिजर्व बैंक होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में प्रथम बृहद स्तर में जो इस्पात संयंत्र था उनमें से कौन था? यानी हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए बृहद स्तर में आपका जो था जमशेदपुर में जो आपका टिस्को है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो टिस्को भारत में बड़ा एक बृहद स्तर का उपक्रम था। ये रांची में जमशेदपुर में 1907 में हुआ था, लगा था और 1912 से काम करना शुरू कर दिया था। तो जमशेदपुर जो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। भारत में सतत विकास लक्ष्यों की जो नोडल एजेंसी है वो आपकी कौन सी है? भारत में सतत विकास लक्ष्यों की नोडल एजेंसी जो आपकी है वो कौन सी है? तो साहब याद रखना ये आपका नीति आयोग आपका है, यानी नीति आयोग के जो नीति आयोग को SDG के क्रियान्वयन में यानी निगरानी में SDG इंडिया टैक्स इंडेक्स जारी करने की जिम्मेदारी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा, यानी सतत विकास लक्ष्यों को जो आपका है वो नीति आयोग होता है। क्वेश्चन देखो दिया है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं? तो साहब याद रखना ये राष्ट्रपति को करते हैं। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं ना ये अपनी रिपोर्ट हर 15 दिन में देखा जाए तो आपकी राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। और यहाँ तक देखा जाए नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कह सकते हैं नियुक्त करने का काम ये भी यही करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर सर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लूटूथ किस आवृत्ति बैंड में काम करती है? यानी जो ब्लूटूथ होता है ये ब्लूटूथ आप लोग लगाते होंगे, आप देखते होंगे अगर कुछ बहुत दूर चले जाते हैं तो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। यानी आपको कम से कम कितने भीतर आपको रेंज में होना चाहिए? यानी आप कहेंगे सर 2.4 GHz यानी इस बैंड की आवृत्ति के भीतर काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है 2025 में उत्तर प्रदेश की AICT परियोजना का उद्देश्य इनमें से क्या है? तो आपकी उत्तर प्रदेश में AICT परियोजना है, यानी इस परियोजना से क्या होगा कि हमारे स्टार्टअप आधारित जो डिजिटल आपके इकोसिस्टम है ना, हमने कहा सर स्टार्टअप आधारित जो डिजिटल इकोसिस्टम आपके हैं
तो इनको महत्वाकांक्षी परियोजना में जैसे नवाचार हो गया, अनुसंधान, रोजगार हो गया, आर्थिक हो गया, डिजिटल इकोनॉमिक्स, इनको बढ़ावा देना, ये आपका इनमें से आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो सर जी इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके क्या होते हैं सर, कंप्लीट होते हैं। बाकी मैथ वगैरह के क्वेश्चन भी है, उसकी हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम हमारा देव जी के ट्रिक है, तो देव जी के ट्रिक टेलीग्राम से आप जुड़िएगा, वहां पर याद रखना है हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। और ये क्लास जो आपको हमने बताया है ना कि ये क्लास है ना कल से आपको डेली अपने शाम को 6 बजे आपको चलेगी, लेकिन लाइव नहीं चल पा रही है ना, सर्वर की समस्या की वजह से लाइव नहीं चल पाती है। तो आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है, बातें तो करना नहीं कि हम बातें करते हैं, या आपको भी पता है कि देव सर बातें नहीं करते हैं ज्यादा, तो आपको क्या है पढ़ाई करना है। तो हम क्लास को रिकॉर्ड करके प्रीमियर में आप कमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट आपका आता रहेगा, आराम से आप लोग कमेंट करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। तो प्रीमियर आपको होंगे। तो कल से शाम को 6 बजे जो आपका परमानेंट आपका समय था, यानी आपकी यूपीजी के चलती थी, तो वही आपकी होगी। हम यहाँ पर जो 5 बजे क्लास का आपको टाइम दिए थे, तो हमने कहा जो 5 बजे आपका है, तो जब लाइव क्लास नहीं चल पाती है तो आपका भी टाइम बर्बाद होता है, हमारा भी टाइम बर्बाद होता है ना। इससे अच्छा क्या है कि हम क्लास को 1 घंटे में रिकॉर्ड कर लेंगे और अगले 6 बजे आपको यहाँ पर क्या है उसको प्रीमियर आराम से दे देंगे, आराम से आप पढ़ लोगे। तो ना समय आपका खराब होगा, ना आपका टाइम, ना हमारा टाइम बर्बाद होगा, है ना। और आपकी क्लासें जो कंटिन्यू हो नहीं पा रही हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगी। और जैसे यूट्यूब के सर्वर की समस्या हो खत्म होती है, हम आपको क्लासें आपकी मैराथन, जैसे आपको होमगार्ड में देखो आपकी बड़ी बड़ी क्लासें दिया है, वैसे हम आपको भी क्लास यहाँ पर देना शुरू कर देंगे। हर एक सब्जेक्ट की मैराथन क्लासें लाइव करा देंगे, तो कोई समस्या नहीं होगी। बाकी अभी मॉडल पेपर दे रहे हैं, आराम से उसको प्रीमियर पढ़ते रहिए। नेटवर्क इशूज आपकी जो हो रहा है, सर्वर की समस्या, वो खत्म होता है, हम आपको लाइव क्लास पूरी जितनी भी आपको देते हैं वो सब आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और कोई समस्या, कोई शिकवा, कोई शिकायत हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ। सेशन को लाइक करिएगा। कल से हमने बता दिया है शाम को 6 बजे लेखपाल की क्लास आपको मिलेगी, तो 6 बजे आपको मिलेगी, चाहे वो आपकी रिकॉर्डेड हो या प्रीमियर हो। नेट सही रहेगा तो सही रहेगा, नहीं तो 6 बजे आपको रहेगा, याद रखना है। 5 बजे नहीं हो पाएगी, क्योंकि टाइम टेबल हमने 5 बजे रखा था, इस वजह से कि लाइव आपकी क्लास दिक्कत न करे, क्योंकि अगली हमारी 8 बजे भी क्लास होती है। लेकिन जब रिकॉर्ड क्लास आपको देना है प्रीमियर में, तो हम 5 बजे अपना 3-4 बजे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और 6 बजे आपको दे दिया करेंगे, ठीक है ना। तो आपको 6 बजे आपको जो क्लास आपकी चल रही थी लेखपाल की पहले, वो इस हिसाब से है, तो 5 बजे आपको कट कर देंगे, 6 बजे हम आपको दिया करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम देव जी के ट्रिक से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टाइम से, क्योंकि भाई जब दिक्कत हो रही है यूट्यूब में, तो आपको हम क्लास अगर दे भी दिया इधर उधर किसी टाइम से, तो आप अपने टाइम से आप लोग जुड़े भी रह सकते हो और तुरंत क्लिक करोगे आ जाओगे, है ना। तो इसलिए टेलीग्राम जरूरी है, टेलीग्राम देव जी के ट्रिक, वहां से जरूर जुड़ जाएगा। धन्यवाद।